हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें पहला जो अनुप्रयोग होगा एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और इसके अंदर जो है हमको सबसे पहले कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गाउस का नियम क्या है और विद्युत फ्लक्स क्या है। तो हमने गाउस के नियम में जो पढ़ा था उसका जो फॉर्मूला था वो ये था कि गाउस के नियम की सहायता से जो फ्लक्स का मान निकालते हैं अपन, विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं, वो क्या होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और साथ में अगर गाउस विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम देखें, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो है उससे हमको पता है फ्लक्स का मान जो है वो होता है ई डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये हम देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमको अच्छे से आनी चाहिए। ये इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है आवेश घनत्व हमने पढ़ा था, आवेश घनत्व वाला जो कंसेप्ट है वो हमको आना चाहिए। आवेश घनत्व में हमने तीन प्रकार के आवेश घनत्व पढ़े थे, एक रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, एक पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा था और एक आयतन आवेश घनत्व पढ़ा था। तो इन तीनों में से जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हमको उसको हम अप्लाई करेंगे। अगर मान लो कि किसी लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण हो रहा है एक समान रूप से, तो हम वहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व काम में लेते हैं। अगर किसी पृष्ठ के अनुदिश है तो वहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व काम में लेंगे, और अगर किसी आयतन के अनुदिश है तो आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं अनंत रेखीय आवेश या आवेशित चालक तार। गाउस के नियम से अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम बोल सकते हैं, या सिंपल आवेशित तार के लिए भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए देखो, अब इसमें क्या करना होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक चालक तार है और इसको मान लेते हैं ये अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है। और इसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया है। मान लो इसको जो आवेश दिया हमने, एक समान आवेश इसको दिया है और वो इस तरह से इस पर वितरित हो जाता है। अब इस आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए। मान लो कि बिंदु जो है वो ये है, बिंदु क्या है, एक भाग ले लेते हैं हम इसके लिए कि इस पे मान लो ये ए और ये बी, ए बी पार्ट लेते हैं इस चालक तार का, ठीक है। अब इसका एक मध्य बिंदु ले लेते हैं हम, जैसे मान लो मध्य बिंदु ये है O, और इस मध्य बिंदु O से, इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस चालक तार के कारण, आवेशित चालक तार के कारण। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है, तो उसकी दिशा भी हमको पता होनी चाहिए कि इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। उसके बाद में ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस चालक तार पर दो अल्पांश ले लेंगे। मान लो एक अल्पांश इस सिरे पे ले लेंगे, एक अल्पांश तो यहाँ ले लेते हैं और एक अल्पांश यहाँ ले लेते हैं, ठीक है।
और इन अल्पांशों के कारण इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ मिला देते हैं, ये इस तरह से इसको मिला देते हैं और इसको भी इस तरह से मिला देते हैं, इसको भी इस तरह से मिला दिया। अब इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये जो अल्पांश है, दोनों समान लंबाई के अल्पांश लेंगे, dl dl अल्पांश है ये, और अगर इसको हमने धनावेश दिया है तो अल्पांश में भी क्या होगा, धनावेश ही होगा। अब धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो धनावेश से दूर होगी, तो दिशा जो होगी वो किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऐसे कुछ होगी। तो इसको हम आगे बढ़ा के, इसको जैसे आगे बढ़ा देते हैं हम, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। मान लेते हैं कि इस अल्पांश के कारण, यहाँ जो अल्पांश है, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरह से है, और इसको हम लिख लेते हैं dE1 वेक्टर। और ऐसे ही ये जो अल्पांश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो हम इस तरह से मान लेते हैं, ये मान लेते हैं dE2 वेक्टर है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे दो अलग अलग दिशाएं हमको मिल रही हैं, तो हमको एक ही दिशा कैसे ज्ञात करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो या तो हम क्या करें, यहाँ पे हम कर सकते हैं घटक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अल्पांश, पहले बात कर लेते हैं इस अल्पांश की, और ये अल्पांश जो है जैसे dl अल्पांश है, ये भी क्या है, dl अल्पांश है। तो उसके लिए क्या किया जाए बताओ। तो देखो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री बन रही है इसमें हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा। अब देखो इस ट्रायंगल में ये थीटा है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी सममिति से ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, समरूपता की वजह से। अब ये थीटा है तो इसके सम्मुख कोण जो होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा, वो भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो dE1 वेक्टर है इसके घटक कर सकते हैं। देखो घटक कैसे करते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे मान लो ये x अक्ष है और इसके साथ में एक सदिश है ए वेक्टर, और ये थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो इसके दो घटक होंगे, एक तो क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। तो क्षैतिज घटक तो क्या हो जाएगा इसका, क्षैतिज घटक तो हो जाएगा a cos थीटा, ये हमको आना चाहिए। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, a sin थीटा, ठीक है। जिस दिशा में थीटा होता है, जिस दिशा के साथ थीटा कोण बना रहा है उधर कोस आता है और उसके लंबवत साइन आता है, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो इधर घटक कर लेते हैं, dE1 के घटक करते हैं। तो dE1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो तो ये होगा, ये हो जाएगा dE1 cos थीटा, और इसका जो लंबवत घटक होगा वो नीचे की तरफ होगा, ये हो जाएगा dE1 sin थीटा। इसी प्रकार से जो है dE2 जो है इसका क्षैतिज घटक dE2 cos थीटा हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर घटक dE2 sin थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dE2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो हो जाएगा dE2 sin थीटा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा घटक। अब ये जो घटक आएंगे, इन घटकों को अगर ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे जो है क्या हम यहाँ से दिशा का पता कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये जो अल्पांश है, दोनों अल्पांश इस बिंदु P से समान दूरी पर स्थित है, देखो है कि नहीं है।
दोनों अल्पांश क्या है, समान दूरी पर है। साथ में दोनों अल्पांश जो है समान लंबाई के हैं, तो दोनों पर आवेश भी क्या होगा, एक समान होगा। तो इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा दोनों अल्पांशों के कारण, वो क्या होगा, समान होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि dE1 का परिमाण बराबर dE2 का परिमाण है। ठीक है, दोनों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो देखो ये dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों परिमाण में तो समान हो गए और दिशा में क्या हो गए, विपरीत हो गए, तो इनका जो प्रभाव होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी वो क्या आएगी, क्षैतिज दिशा में। देखो dE1 cos थीटा dE2 cos थीटा जुड़ जाएंगे और क्षैतिज दिशा में क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बारे में बता सकते हैं। अब जो है इसके अंदर यहाँ पे ये जो चालक तार लिया है, इसमें AB जो भाग लिया है, इस यहाँ पे इसकी लंबाई जो है उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l लंबाई है। ये लंबाई हो हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब इसको आवेश देंगे इस चालक तार को तो ये एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और ये जो आवेश है ये इसके लंबाई के अनुदिश वितरित हो रहा है, और लंबाई के अनुदिश वितरित हो रहा है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, रेखीय आवेश घनत्व की बात करेंगे। मान लेते हैं कि इस पे जो आवेश है वो Q है, क्या है, Q है। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व जो होगा लैम्डा से निरूपित करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को, लैम्डा होता है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे लंबाई होता है, तो Q/L क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ से Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू L लिख सकते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो L लंबाई का जो भाग लिया है, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, यानी कि इस पे जो आवेश होगा वो होगा लैम्डा इंटू L हो जाएगा। आवेश क्या होगा, लैम्डा इंटू L, ये हमको ध्यान रखना है। तो इसको पॉज करके आप डायग्राम को नोट कर लो। इसकी जो थ्योरी है वो आपको मैंने जैसे बताया वैसे आपको नोट करना है। तो बच्चों अब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के बाद में अब हम इसके परिमाण की बात करेंगे। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए देखो गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग होते हैं, इसमें हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो अलग अलग आवेश वितरण के लिए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पे जो है एक रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो गाउसियन पृष्ठ की जो कल्पना करेंगे वो एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ होगा। जैसे मान लो ये जो है हमने जो चालक तार लिया था अनंत लंबाई का, इस तरह से है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या माना था कि ये जो है AB हमने भाग लिया था और इसको हमने Q आवेश दिया था, ठीक है, धनावेश दिया था अनंत लंबाई तक, और एक बिंदु P लिया था हमने, जैसे मान लो ये O है और ये बिंदु P है, ठीक है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। ये बिंदु P जो है ये चालक तार से, देखो अगर इसके चारों ओर कहीं पे भी इस बिंदु P को ले तो ये हमेशा इससे स्मॉल r दूरी पर ही रहेगा। चालक तार से दूरी क्या रहेगी, r ही रहेगी। तो हम ऐसा कौन सा गाउसियन पृष्ठ लें, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे, इसी सीध में आगे ऊपर या नीचे लेके जाओगे तो भी चालक तार से दूरी नहीं बदलेगी। तो ऐसा जो गाउसियन पृष्ठ है वो क्या है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। तो हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब इसमें और क्या चीज़ें हमने कंसिडर की थी, और जो है
इसकी जो लंबाई ली थी हमने, जो भाग लिया था ए बी भाग, उसकी लंबाई क्या थी, एल लंबाई थी। तो ये जो गाउसियन पृष्ठ होगा, गाउसियन पृष्ठ क्या है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, तो इस बेलन की लंबाई भी हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एल ले लेंगे। और जो हमने इसको एक समान रूप से आवेश वितरित किया था, तो आवेश घनत्व जो था वो हमने यहाँ पे क्या लिया था, लैम्डा। आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा आवेश घनत्व है, ठीक है। तो अगर इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर निहित आवेश की बात करें तो वो आवेश कितना होगा, वो आवेश हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुल आवेश जो है इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर सिग्मा क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हम बात करें किसकी, रेखीय आवेश घनत्व की, तो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है, आवेश बटे लंबाई होता है। तो आवेश क्या होगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इस गाउसियन पृष्ठ में निहित जो कुल आवेश है वो लैम्डा के पदों में इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमको जो है, अब एक चीज़ हमको यहाँ पे पता है कि इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इस चालक तार से दूर, इस चालक तार से दूर बाहर की तरफ है, त्रिज्यीय दिशा में है, हम बोल सकते हैं त्रिज्यीय दिशा में है। तो ई वेक्टर की दिशा हो गई है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो इतना हमने कर लिया है। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है जो इसकी एल लंबाई को क्या कर रहा है, इसमें निहित कर रहा है चालक तार की लंबाई को, और एल लंबाई जो है वो गाउसियन पृष्ठ, या बोले हम गाउसियन जो पृष्ठ क्या है, बेलनाकार है, तो बेलन की लंबाई को भी हमने एल मान लिया है। अब आगे जो है परिमाण कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हम क्या करें यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, शुरू में मैंने बताया था, एक तो गाउस के नियम की सहायता लेंगे और दूसरा फ्लक्स की परिभाषा की सहायता लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लक्स की परिभाषा की सहायता लेंगे। तो फ्लक्स की परिभाषा से हम क्या देखते हैं, फ्लक्स की परिभाषा जो है वो ये बोलती है, फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट डी एस, ये होता है किसी भी सतह से निर्गत जो फ्लक्स होता है तो वो यही होता है। अब यहाँ पे जो बंद सतह है गाउसियन पृष्ठ, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो गाउसियन पृष्ठ है बेलनाकार, इसमें तीन सतह हैं, दो तो वृत्ताकार सतह है, एक ऊपर है एक नीचे है, और एक वक्राकार सतह है। तो तीनों के कारण हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो तीन जो सतह हैं, तो इसको वक्राकार सतह को अगर हम S1 मान लें, क्या मान लें, S1 मान लें, और इस पे मान लो एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश ds वेक्टर ले लेते हैं। इसकी दिशा क्या होगी, हमेशा जो अल्पांश होता है या जो भी क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल के लंबवत हम क्या लेते हैं, बाहर की ओर। तो यहाँ पे ds की दिशा होगी वो इस तरह से होगी। इसको हमने क्या ले लिया, S1 मान लिया, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, S1 मान लिया। यहाँ पे बिंदु P भी स्थित है ना। ऐसे ही अगर ऊपर वाले की बात करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको S2 मान लेते हैं इस सतह को। तो इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो, क्षेत्रफल ऐसे है तो दिशा ऐसे ऊपर की तरफ होगी, ये हो जाएगा ds वेक्टर। तीसरा जो नीचे वाला जो सतह है वो S3 मान लेते हैं, इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, क्षेत्रफल के लंबवत इस तरह से होगी, ये ds वेक्टर होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस संपूर्ण जो बेलनाकार पृष्ठ है, इससे पारित जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको हम यहाँ पे फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फाई। और ये क्या होगा, जैसे मान लो S1 सतह जो वक्रीय सतह, इससे पारित फ्लक्स φ1 है, तो उसको लिख लिया हमने φ1, प्लस S2 सतह से जो पारित फ्लक्स है वो φ2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा φ2, प्लस S3 सतह से जो पारित फ्लक्स है उसको हमने क्या मान लिया, φ3 मान लिया, तो ये हो जाएगा φ3। इस तरह से हम φ1, φ2, φ3 का मान अगर यहाँ पे
ज्ञात करके रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आ जाएगा, फाई का मान आ जाएगा। तो φ1 φ2 φ3 कैसे निकालें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसकी वो सहायता लेंगे, फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा क्या बोलती है बताओ? फ्लक्स की परिभाषा हमको यहाँ पे क्या कहती है? फ्लक्स की परिभाषा से जो फाई निकालते हैं अपन, फाई क्या होता है? फाई होता है समाकलन, बंद समाकलन करते हैं तो पृष्ठ के लिए ऐसे लिखते हैं ई डॉट डी एस। लेकिन यहाँ पे φ1 φ2 φ3 जो है वो 3 अलग अलग सतह हैं, तो उनके लिए वो ओपन सतह है, खुली सतह है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, चलो देखो, फाई बराबर आता है, फाई बराबर φ1 S1 सतह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे अपन ये सर्कल नहीं लगाएंगे, ओपन सतह है तो S1 सतह के लिए E डॉट डी एस वैक्टर प्लस φ2 क्या है, S2 सतह के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं S2 और इंटीग्रेशन E डॉट डी एस वैक्टर प्लस S3 सतह की बात करते हैं तो S3 के लिए φ3 क्या होगा, E डॉट डी एस वैक्टर S3 के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, देखो, फॉर S1 सतह के लिए, S1 सतह के लिए, S1 सतह क्या है, वक्रीय सतह है, और इसमें अगर ध्यान से देखो ds वेक्टर की दिशा और e वेक्टर की दिशा क्या है, समान है। तो S1 सतह के लिए दोनों के बीच में कोण थीटा जो है क्या है, 90 डिग्री है। हम बोल सकते हैं कि ds वेक्टर जो है वो e वेक्टर के क्या है, लंबवत है, या हम बोले कि थीटा क्या है, सॉरी लंबवत नहीं है, समान दिशा में है, तो ये क्या हो गया, समांतर है। ये क्या है, समांतर, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। फिर S2 सतह की बात करें तो देखो S2 सतह के लिए ds वेक्टर की दिशा तो ये है और e वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा हमेशा, e वेक्टर तो ऐसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है S2 सतह के लिए ds वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू e वेक्टर, यानी कि यहाँ पे जो है ds वेक्टर जो है e वेक्टर के लंबवत है, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। और S3 सतह की बात करें अगर, S3 सतह के लिए क्या होगा, S3 सतह के लिए ds वेक्टर, देखो ये ds वेक्टर है और ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी e वेक्टर, तो बीच में कितना कोण है, 90 डिग्री है दोनों के, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब जो है देखो ई डॉट डी एस को क्या लिखो, ई डी एस कोस थीटा लिखोगे और थीटा की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे 0, 90, 90 जो भी होगा ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना इसको अपन इधर लिख लेते हैं, फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा, थीटा कितना है, 0, तो फाई बराबर ई डी एस कोस 0 प्लस S2 और S3 के लिए 90 है थीटा, तो यहाँ पे लिख लेके अपन ई डी एस कोस क्या हो जाएगा, 90 प्लस S3 के लिए भी क्या होगा, ई डी एस कोस 90, S1 S2 S3 तीनों के लिए। अब देखो कोस 90 का मान तो 0 होता है, तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0। कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बराबर ई, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो r दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु हो इस तालक तार से हमेशा क्या रहेगा, परिमाण समान रहेगा, क्योंकि दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो e को बाहर ले लिया और यहाँ पे लिख देंगे ds। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds समाकलन है यहाँ पे। अब ये चीज क्या दर्शा रही है, ds क्या है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल है, हमको इस पूरे का क्षेत्रफल चाहिए। किसका पूरे का क्षेत्रफल, जो वक्रीय सतह ना उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो जो वक्रीय सतह होती है बेलन की, उसका क्षेत्रफल क्या लिखते हो आप, अगर याद हो तो हम लेते हैं इसकी परिधि जो होती है ना 2 पाई r, और इसकी जो लंबाई होती है बेलन की, परिधि और लंबाई का गुणनफल होता है, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई r l लिखेंगे। इसको मैं इधर लिख देता हूँ,
फाई बराबर क्या होगा, ई इंटू 2 आर एल। क्यों लिखा हमने, क्योंकि ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ पे जो है ई डी, ये डी एस इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं, ये क्या है 2 आर एल है, ठीक है ना। ये वक्रीय सतह का क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आ गया है, फाई का मान जो है ये आ गया हमारे पास, ठीक है। किससे, गाउस के सॉरी जो है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आ गया ये। अब आगे जो है हम गाउस के नियम की सहायता लेंगे, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है, अगर हम देखें तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से हम बोलेंगे जो फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स होता है, वो क्या होता है, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाई बराबर क्या होगा बताओ, विद्युत फ्लक्स जो है क्या होता है, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नोट सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही होता है। अब ये आवेश जो है वो कितना है, यहाँ पे जो बंद पृष्ठ है वो क्या है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, इससे इसमें परिबद्ध जो आवेश होगा वो कितना लेंगे, वो ये है हमारे पास सिग्मा क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि सिग्मा क्यू जो है वो है लैम्डा इंटू एल, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए फाई बराबर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। अभी समीकरण 1 हमारे पास आया था, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 में हमारे पास फाई का मान था, फाई बराबर क्या आया था हमारे पास, सिग्मा, फाई का मान आया था हमारे पास लैम्डा, सॉरी तो फाई का जो मान आया था हमारे पास क्या था, E इंटू 2 आर एल था, ये समीकरण नंबर 1 था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से अगर फाई फ्लक्स का मान देखें और इनकी तुलना करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से तो E इंटू 2 आर एल, और समीकरण 2 जो गाउस का नियम था उससे हमको क्या मिला, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से देखो अगर E हमको तो E निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L से, देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 आर, यहाँ गुणा होगा तो 2 आर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नोट इंटू आर। ये हमारे पास आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। ये क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो यहाँ पे सदिश रूप में आर कैप लगा देंगे, सदिश रूप में अगर लिखें, क्योंकि सदिश रूप जो है वो दिशा को बताएगा ना, तो सदिश रूप में जो है इसको हम लिख सकते हैं E वेक्टर बराबर लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट आर इंटू आर कैप। ये आर कैप क्या बता रहा है, यहाँ पे जो है आर कैप है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की दिशा को बता रहा है, यानी कि एकांक सदिश है ये जो, और दिशा क्या होगी, ये जो चालक तार है इसके लंबाई के लंबवत त्रिज्यीय दिशा में होगी बाहर की तरफ, ठीक है। ये हो गया। अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो यहाँ पे अगर इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 2 से अंश और हर में गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे E बराबर इसको लिख लेते हैं अपन 2 लैम्डा अपॉन, नीचे भी 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नोट इंटू आर। अब एक चीज़ देखो, ये वाला जो टर्म है आपको ध्यान होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1/4 एप्सिलॉन नोट की बात कर रहा हूँ मैं, 1/4 एप्सिलॉन नोट। ये क्या होता है, इसको हम K से लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं E बराबर क्या हो जाएगा बताओ, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नोट 2 लैम्डा अपॉन आर। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे,
के लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, के। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। अब 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, और अगर लैम्डा भी कांस्टेंट है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो r के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी कि जितनी ज़्यादा बिंदु की तार से दूरी होगी तो r का मान बढ़ता जाएगा, तो e r के व्युत्क्रमानुपाती यानी r बढ़ेगा तो e का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है r के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। अगर लैम्डा नियत है तो अब मान लो r को तुमने कांस्टेंट मान लिया, फिक्स कर लिया, और लैम्डा को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ तो क्या किया हमने, लैम्डा नियत था, यहाँ हमने क्या किया, लैम्डा क्या था, नियत है। लेकिन अगर मान लो r नियत है तो हम बोलेंगे कि E इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी E लैम्डा के क्या है, समानुपाती है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों की सहायता से ग्राफ बनाएं तो हमारे पास कैसा ग्राफ मिलेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको पॉज करके नोट कर लो। तो ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम E व R के मध्य ग्राफ बनाएं, E व R के मध्य ग्राफ बनाएं तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से बनाएंगे अपन। इधर ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर लेते हैं R। अब देखो यहाँ पे R के व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ जो बनेगा हम यहाँ पे ले सकते हैं, कैसा बनेगा ग्राफ, इस तरह से बनने वाला है व्युत्क्रमानुपाती के लिए, इस तरह से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दूसरा जो है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे E व लैम्डा के मध्य ग्राफ ही निरूपण अब हम करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बताओ, इधर E ले लेते हैं और इधर लैम्डा। तो देखो लैम्डा बढ़ेगा तो E भी बढ़ेगा, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इस तरह से सीधा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये हमारा ग्राफी निरूपण हुआ। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या जाना, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर जो है हमने कुछ कंसेप्ट काम में लिए कि एक तो गाउस के नियम की सहायता लिए, एक विद्युत फ्लक्स की परिभाषा को काम में लिया, दूसरा जो रेखीय आवेश घनत्व है उसको भी काम में लिया। अब ये 2-3 पॉइंट हमको हमेशा ध्यान रखना है, आगे के जो डेरिवेशन होंगे उनमें भी हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। तो थैंक यू।